नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो खबर यमन से आ रही है। यमन में अब किसी भी तरह से हूथी को रोकने के लिए सऊदी अरब और यूएई एक्टिव हो गए हैं। आप जानते हैं लगातार इजराइल परेशान है। इजराइल के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आखिरी जो खंभा रेजिस्टेंस का बचा हुआ है वो हूथी है और हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। अमेरिका वहां हमला करने की कोशिश कर रहा था। कल यमन ने यानी हूथी ने उसके 2 F-18 गिरा दिए। उसकी जहाज को पीछे भेजने पर, उसकी जहाज को डुबोने पर लगा हुआ है। लगातार वहां से इजराइल की जो जहाजें हैं उन जहाजों को डुबोया जा रहा है। हालत यह है कि इजराइल के कई सारे पोर्ट जो हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं, वहां जहाजें आ ही नहीं रही हैं। और हूथी लगातार कह रहा है कि चाहे हमारे ऊपर एटॉमिक बम भी गिरा दो लेकिन हम हमेशा खड़े रहेंगे फलस्तीन के साथ। अब उसको रोकने का जो जिम्मा दिया गया है, ऐसा लगता है कि अरब मुल्कों को ही दिया गया है। यूएई और सऊदी अरब के बारे में कहा जा रहा है कि यूएई के समर्थन वाले एसटीसी और सऊदी अरबिया ने डायरेक्ट हमला करना शुरू कर दिया है यमन के ऊपर। हालांकि यह खबर बहुत सारे अखबारों में अभी नहीं आई है, कुछ ही अखबारों में आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने यह खबर पोस्ट की है। अब आप सोच के देखिए, यमन से सऊदी अरब की लंबी लड़ाई चली है और लंबी लड़ाई चलने के बाद मेरे ख्याल से 2018 में इन लोगों के बीच में समझौता हो गया था और उसके बाद यमन ने सऊदी अरबिया के ऊपर कभी कोई हमला नहीं किया। यूएई के साथ तो कोई लड़ाई यमन की है नहीं, यूएई के ऊपर तो उसने कभी कोई हमला किया नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि उसके बावजूद ये लोग इजराइल की मदद करने के लिए, अमेरिका की मदद करने के लिए यमन के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा? ये वो लोग हैं जिनसे फलस्तीन के फेवर में एक तलवार नहीं चली, जबानी जंग से एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए यूएई या फिर सऊदी अरबिया या फिर तमाम सारे दूसरे मुल्क जो वहां आसपास अरब मुल्क हैं। जबानी बातें करवा लो इनसे जितनी चाहो, यहां तक कि टर्की के एर्दोगान भी जबानी बातें बहुत करते रहे, लेकिन सीरिया में तो उन्होंने सेना भेज दी। सीरिया की सरकार, बशर अल असद की सरकार तो उन्होंने गिरा दी, लेकिन फलस्तीन के लिए कभी आपने सुना कि उन्होंने एक चाकू भी भेजा हो, एक तलवार भी भेजी हो, एक बंदूक भी भेजा हो? एक तरफ फलस्तीन की बातें करते रहे, दूसरी तरफ इजराइल को आराम से तेल और बाकी सारी चीजें पहुंचाते रहे। सऊदी अरबिया और यूएई वो हैं जिन्होंने पहले ही यमन के खिलाफ इजराइल की मदद की है, एक जमीनी रास्ता इजराइल को देके जिससे वो अपना सामान ले जा सके। और अब अगर ये यमन के ऊपर हमला कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाना चाहिए, ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं इस पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं बहुत सारी बातें इस पर कर चुका हूं, लेकिन अगर यह होता है और अगर यह लंबा खिंचता है तो एक तो यमन लड़ना नहीं छोड़ेगा और इसको क्या कहा जाएगा, मैंने आपसे कहा कि आप खुद तय कर लें। आप गद्दारी कहना चाहते हैं इसको या फिर अमेरिका या इजराइल की गुलामी कहना चाहते हैं, यह आप खुद तय कर लें। एक और खबर जो आ रही है वो उत्तरी गजा से, नार्दर्न गजा से आ रही है। नार्दर्न गजा में मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि तमाम सारी चीजों के बावजूद लड़ाई लगातार जारी है। अगर इजरायली अखबारों की माने, मैं इजराइल के अपने अखबार जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल, हरीज, चैनल 12 इनकी बात कर रहा हूं। अगर इजराइल के अपने अखबारों की माने तो उनका एक ऑफिसर और 2 सोल्जर, यानी कि एक ऑफिसर डिप्टी कमांडर बताया जा रहा है और 2 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं नॉर्दर्न गजा में। जाहिर तौर से अल कासम या हमास के साथ लड़ाई में ये मारे गए हैं। अगर क्रेडिल की खबर को सुने तो क्रेडिल का कहना है कि सेवरल आईडीएफ सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। इसका मतलब कई सारे, ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। उनका कहना है कि 5, 10 या 15 यानी कई सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं, नंबर 1। और दूसरा कि जो अल कासम ब्रिगेड है वो फलस्तीनी अगवा किए हुए लोगों को, यानी जिन फलस्तीनियों को गिरफ्तार करके रखा था इन आईडीएफ के लोगों ने, उनको रिहा कराने में सक्सेसफुल हुई है। तो इजरायली अखबारों की माने तो 3 और अगर क्रेडिल और दूसरे अखबारों की माने तो 3 से ज्यादा, ये 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, सैनिक मारे गए हैं इजराइल के। तो ये बहुत क्लियर है कि हवाई हमलों में आम लोगों को तो लगातार खत्म कर रहा है इजराइल।
अगर कल की ही खबर देखें तो कहा जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर तकरीबन 58 लोगों को, 58 औरतों, बच्चों और मर्दों को इजराइल ने हवाई हमले में मारा है। लेकिन जहां सीधी लड़ाई चल रही है वहां पर उसका एक ऑफिसर और 2 सोल्जर मारा गया है, यह तो इजराइल खुद स्वीकार कर रहा है, और कितने मारे गए हैं यह बात कभी बाहर नहीं आएगी। अब आप सोच के देखिए कि गैंट जिसको निकाल दिया गया था, जो रक्षा मंत्री था उसको निकाल दिया गया था, उसका एक बयान आया है। वो ये कह रहा है कि सीधे इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इजराइल जो लगातार दावे कर रहा है वो सारे के सारे दावे जो हैं वो अधूरे हैं। किसी भी जंग में वो पूरी तरह से जीत नहीं रहा है, वरना सीधे ईरान पर हमले की बात नहीं होती। और मजेदार बात यह है कि इधर गैंट्स कहता है ईरान पर हमला कर देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का एक अखबार कहता है कि असल में इजराइल ईरान से कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। कई सारे कारण बताता है। पहला कारण तो यही बताता है कि उसकी आर्मी थकी हुई है। दूसरा कारण यह बताता है कि कई सारे मोर्चों पर इजराइल फंसा हुआ है और अगर ईरान से सीधी लड़ाई होगी तो जो सीज फायर वगैरह अभी तक हुए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, लड़ाई लंबी चलेगी। और तीसरा कारण यह बताता है कि ईरान के साथ अगर लड़ाई होती है तो वो इजराइल के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो एक तरफ वो कह रहा है ईरान से लड़ाई नहीं लड़ेगा इजराइल, ये कह रहा है वहीं का अपना एक ज़ायनिस्ट अखबार, और दूसरी तरफ वहां का मंत्री जिसको हटा दिया गया है, जाहिर है उसका कंपटीशन है नेतन्याहू के साथ, तो वो जनता के बीच में और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो और खतरनाक हैं, तो वो कह रहा है कि सीधे ईरान पर हमें हमला करना चाहिए। मजेदार यह है कि नेतन्याहू इस समय एक अजीब से हालात में फंसा हुआ है। एक तरफ 4-5 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, आप सोचिए कल मुकदमे में उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने किन पेपर्स पे साइन किए थे। यानी जो आरोप उसके ऊपर करप्शन का लगाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो पेपर्स हैं उन पर जो उसने साइन किया है उस पर उसका जवाब है कि मैं बहुत बिजी था, मेरे सामने पेपर आया, मैंने साइन कर दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने किन पेपर्स पे साइन किया। अब दुनिया की कोई कोर्ट इस तरह का लॉजिक नहीं मानती है। यही वजह है कि नेतन्याहू लंबे समय से कोर्ट्स को ही खत्म करने के चक्कर में था, कोर्ट में अपने पसंदीदा जज भरने के चक्कर में था, जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब हालत यह है कि उसकी जो वाइफ है सारा नेतन्याहू, उनके ऊपर भी ढेर सारे केस लाद दिए गए हैं। तो नेतन्याहू कई तरह की मुसीबत में फंसा हुआ है। उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही है। कल या परसों मैंने आपको बताया था कि केवल 20% लोग ऐसे हैं जो नेतन्याहू के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ वो लीगल मामलों में फंसा हुआ है, 4-5 अलग अलग मोर्चों पे है। लगातार ट्रंप उसके ऊपर यह दबाव बना रहा है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर करो। कल उसका एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि हम सीज फायर की तरफ थोड़ा आगे बढ़े हैं, और इसके बेस पे कई सारे बयान आए, अलग अलग अखबारों में छपे हैं कि सीज फायर की बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ी है। लेकिन ये थोड़ी सी और आगे बढ़ने की जो बात है, मुझे अभी भी लगता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। असल मामला यह है कि जुलाई में जो समझौता हुआ था, हमास उससे बहुत ज्यादा पीछे हटने को तैयार है नहीं, और इजराइल उस पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो किसी भी तरह से वक्त लिया जा रहा है ताकि इस वक्त में जितने फलस्तीनियों को मारा जा सकता है उतने फलस्तीनियों को मार दिया जाए। आप देखेंगे जब से सीज फायर की बातचीत शुरू हुई है, जब से सीज फायर का हल्ला शुरू हुआ है, तब से रोज मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और सीज फायर को लेकर चीजें समझ में भी आ रही हैं। पहली बात तो यह कि मुझे नहीं लगता कि इजराइल की सीज फायर पर किसी को भरोसा है। लेबनान में उसने सीज फायर किया था, बात यह हुई थी कि 60 दिनों के बाद, 60 दिनों के अंदर अंदर उसकी सेना लेबनान में जो थोड़ी बहुत घुसी है उससे पीछे लौट आएगी। हालत यह हुई कि जंग में जिन गांवों पे कब्जा नहीं कर पाए थे अब उन गांवों तक पहुंच गए। जो चीज जंग में हासिल नहीं हुई उसको सीज फायर से हासिल कर लिया, और अब यह कह रहे हैं कि लेबनान से हम जल्दी हटने वाले नहीं हैं, अपना कब्जा छोड़ने वाले नहीं हैं। अब अगर इनकी यह जिद रहेगी तो लेबनान में भी फिर से लड़ाई होगी। तो सीज फायर इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। सीज फायर की शर्तें वो मानेगा या नहीं मानेगा, इस पर भरोसा करना आसान काम नहीं है, और हमास ये जानता है। इसलिए अगर सीज फायर डील में यह हो गया कि हमारी सेना वहां पर रहेगी, 3 महीने बाद वापस आएगी, तो यकीन जानिए 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 30 साल बाद भी वो अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा। और हमास इसीलिए जिद पर अड़ा हुआ है कि सबसे पहले अपनी पूरी सेना को वापस ले जाइए। उधर सीरिया में अपने बवाल चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सीरिया के मुद्दे पर टर्की और अमेरिका के बीच में टकराव बढ़ गया है। एक घटना हुई है सीरिया में, उसको समझना बहुत जरूरी है। माउंट हरमन जिस पर कब्जा किया था इजराइल ने, वहां पर एक क्रॉस था, और बताया जाता है कि ये जो क्रॉस है वो कई साल पुराना है, 25-30 साल पुराना क्रॉस था।
उस क्रॉस को इजराइल ने जला दिया। अगर आपको लगता है कि इजराइल की दुश्मनी मुसलमानों से है तो मस्जिद को तोड़ना तो समझ में आता है, क्रॉस को जलाने का क्या मतलब होता है? माउंट हरमन पर कब्जा करने के बावजूद आप क्रॉस को जैसा था वैसा रख सकते थे, लेकिन फलस्तीन हो, सीरिया हो या लेबनान हो, हर जगह उसने चर्चों को भी बराबर नुकसान पहुंचाया है। दरअसल जो ये जायनिस्ट वर्जन ऑफ यहूदी धर्म है, ये अपने अलावा बाकी सबको इंसान मानता ही नहीं है। यह मान के चलता है बाकी सब जानवर हैं और बाकी सब धर्मों को खत्म करना चाहता है। यही तो वजह है कि वो चर्चों को भी जला रहा है और माउंट हरमन पर क्रॉस को भी जला रहा है। मजेदार बात यह है कि पूरे के पूरे जो ईसाई मुल्क हैं वेस्ट के या फिर अमेरिका या कनाडा, उनको यह दिखाई नहीं देता है, उनको यह भी दिखाई नहीं देता है कि सीरिया में जो नई सरकार बनी है उसने कल के कल एक क्रिसमस ट्री को जला दिया। पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है और सीरिया में तो अच्छी खासी संख्या में क्रिश्चियंस हैं, उनके क्रिसमस ट्री को जला दिया। तो एक तरफ इजराइल की जायनिस्ट विचारधारा है जो दूसरे धर्म के क्रॉस को जला देती है, और दूसरी तरफ जो वहां पर अपने आप को इस्लाम का अगुआ कहते हुए आए हैं वो जायनिस्ट इस्लामी हैं, जिनसे एक क्रिसमस ट्री देखा नहीं जाता है, जो क्रिसमस ट्री को जला देते हैं। यह अलग बात है कि उसके बाद सीरिया के जो क्रिश्चियंस हैं वो इकट्ठा हुए, उन्होंने दोबारा से क्रिसमस ट्री को लगाया, लेकिन ये बातें इशारा करती हैं कि सीरिया में जो नई रिजीम बनी है उसकी विचारधारा और इजराइल की जो आइडियोलॉजी है वो कितनी एक जैसी है। उधर इजिप्ट में नया बवाल शुरू हो गया है। इजिप्ट में लोग सड़कों पे आ गए हैं। बताया जा रहा है हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और डिमांड कर रहे हैं कि सीसी गद्दी से उतर जाए। इसका कारण बहुत क्लियर है। कहा यह जा रहा है, मैं पहले आपको बता चुका था कि अगला निशाना इजिप्ट हो सकता है। यह हो सकता है कि आईएसआईएस के हजारों सैकड़ों लोग जो हैं वो पहले इजिप्ट में और उसके बाद इराक में घुसें और वहां की भी सरकारें गिराने की कोशिश करें। जनता जो है वो सीसी से नाराज है, खासतौर पे फलस्तीन के मुद्दे पर और दूसरे मुद्दों पर, और जनता लगातार सड़क पे है। अब पहले ही इजराइल इजिप्ट के साथ समझौता कर चुका है, दरअसल सीसी के साथ समझौता कर चुका है कि अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो मदद करेगा। अब देखना यह होगा कि ये जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं इनकी आड़ लेकर, इनका बहाना लेकर इजराइल इजिप्ट में भी तो नहीं घुसता है। अगर यह बहाना दिया सीसी ने और इजिप्ट में इजराइल को घुसने दिया तो यकीन जानिए कि इजिप्ट का भी ढेर सारा हिस्सा है, खासतौर पर सिनाई वगैरह जो हिस्सा है वो इजराइल लंबे समय से कब्जा करना चाहता है और मदद करने के बहाने इजराइल आराम से कब्जा कर लेगा। तो इजिप्ट से लेके सऊदी अरब और यूएई और लेबनान और सीरिया और तमाम सारे मुल्कों को देखते हुए वो कहानी याद आती है कि बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी ले गई। वैसी ही इनकी आपस की लड़ाई है, वैसे ही इनके अपने ईगो हैं, इनकी अपनी अय्याशी है, इनके अपने नाटक हैं, जिसका पूरा का पूरा फायदा इजराइल उठा रहा है। और इजिप्ट में जो ये बवाल शुरू हुआ है, इसके बाद अगर अगले 15 दिनों 1 महीने में आपको यह खबर आए कि इजराइल इजिप्ट में सीसी की मदद करने के लिए घुस गया और फिर उसने कहा कि सिनाई वाले इलाके से तो हम पीछे नहीं हटेंगे, तो इसमें आपको कहीं से किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसकी जो ग्रेटर इजराइल की प्लानिंग है उसमें इजिप्ट का भी एक हिस्सा है। और मजेदार बात यह है कि उसकी ये प्लानिंग सफल करने में अगर कोई सबसे ज्यादा मदद कर रहा है तो वो अरब के मुल्क ही मदद कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि वेस्ट बैंक जहां पीए है, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है जो फलस्तीनी है, इजराइल से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो हमास के लोगों से वहां पर लड़ रहे हैं इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर। यानी आपस में ही उन दोनों को भिड़ा दिया। और पीए के बारे में, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के बारे में जो कहा जाता था कि वो और कुछ नहीं है, अमेरिकन स्टूज है, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी उसको साबित करने पर पूरी तरह से लगी हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि गजा में जब सीज फायर हो जाए उसके बाद फिलिस्तीनियन अथॉरिटी अब्बास जो है वो वहां का भी शासन संभाल ले। अब्बास के शासन संभालने का मतलब है कि वो सीधे सीधे इजराइल के पास चला गया। अब्बास के शासन संभालने का मतलब यह है कि इजराइल वहां जो चाहेगा वो करेगा और उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जब लड़ने की बात आएगी तो अब्बास हमास से लड़ जाएंगे, लेकिन इजराइल से नहीं लड़ेंगे। यही वजह है कि गजा के लोग हों या फिर हमास हो, वो किसी भी तरह से पीए के अंडर में काम करने के लिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर में काम करने के लिए तैयार नहीं है।
इसीलिए मामला काफी उलझा हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट का मामला उलझा हुआ है। मैंने आपको बताया कि यमन के ऊपर हमले कर रहे हैं यूएई और सऊदी अरबिया के लोग। यूएई समर्थित जो एसटीसी है, जिसको यूएई समर्थन देता है, वो हमला कर रहा है। सऊदी अरबिया डायरेक्ट हमला कर रहा है। इधर इजिप्ट के अंदर जो बवाल चल रहा है, इजराइल को फिर से मौका मिल सकता है इजिप्ट के अंदर घुसने का। हमास के साथ लगातार उसकी लड़ाई नार्दर्न इलाके में चल रही है। इधर समझौते की बात भी की जा रही है, लेकिन बात कहीं बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। सीरिया के अंदर टर्की और अमेरिका में अलग लड़ाई चल रही है। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने कहा तो है कि वहां पे 2000, पहले कहा 900 है, फिर कहा 2000 सैनिक है, और बताया यह जा रहा है कि लगातार नए सैनिकों की वहां पर भर्ती कर रहा है, अमेरिका से लगातार नए सैनिक भेज रहा है। तो वहां कभी भी टर्की और अमेरिका के बीच में लड़ाई शुरू हो जाए तो इस पर आश्चर्य मत कीजिएगा। मतलब जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि ज्वालामुखी के दहाने पर मिडिल ईस्ट बैठा हुआ है। अगर आपको इसमें कहीं कोई शांति दिखाई देती है तो आप भरम में हैं। कभी भी एक भी चिंगारी फिर से मिडिल ईस्ट को बहुत बड़ी जंग में झोंक सकती है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अगली जो बड़ी जंग होगी वो ईरान के लिए एक फाइनल जंग होगी। इसीलिए खबर आई है कि ईरान और रशिया के बीच में मिलिट्री का एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। ईरान लगातार यह कोशिश कर रहा है कि मिलिट्रीली वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाए, एटॉमिक पावर डेवलप कर ले, क्योंकि उसको भी पता है कि जो ये फाइनल जंग होनी है वो तो इजराइल और ईरान के बीच में ही होनी है, जिसमें इजराइल के पीछे खड़ा होगा अमेरिका। अब टर्की कहां खड़ा होगा उस समय इजिप्ट कहां खड़ा होगा, सऊदी अरबिया कहां खड़ा होगा, यह सब आप खुद समझ सकते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।